नमस्कार। दोपहर 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। त्वांग में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना की झड़प के बाद भारत को मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अमेरिका ने भारत के कदम की सराहना की। यूएन ने किसी भी प्रकार के विवाद को न बढ़ने की दी सलाह। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी में 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का किया जा रहा है आयोजन। कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हस्तशिल्पी और बुनकरों ने रखे अपने अनुभव और विचार। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि आज। सरदार पटेल ने किया था देश का एकीकरण। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर भारत के एकीकरण में उनके अविस्मरणीय योगदान को किया याद। और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर फ्रांस पहुंचा फाइनल में। रविवार को होगा फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच फाइनल मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। त्वांग में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना की झड़प के बाद कई विदेशी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अमेरिका ने भारत का पक्ष लेते हुए चीन को किसी भी प्रकार के उकसावे की कार्रवाई से बचने की बात कही है। अमेरिका ने भारत के कदम की सराहना की तो यूएन ने भी किसी भी प्रकार के विवाद को न बढ़ने देने की सलाह दी है। भारतीय और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिलने लगा है। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका ने कहा कि वह अपने सहयोगियों के साथ है। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी पेट राइटर ने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अमेरिका स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने में भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। साथ ही कहा कि भारत चीन सीमा पर एलएसी की घटनाक्रमों पर वो नजर रखता है। उन्होंने बताया कि ऐसा देखा गया कि चीन एलएसी के साथ सैन्य बलों को इकट्ठा कर रहा है और सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण भी कर रहा है। DoD continues to closely watch developments along the line of actual control at the India-China border. We have seen the PRC continue to amass forces and build military infrastructure along the so-called LAC, and we will continue to remain steadfast in our commitment to ensuring the security of our partners, and we fully support India's ongoing efforts to de-escalate this situation. इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय की ओर से भी एक बयान सामने आया है। उसमें अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के मामले को आगे नहीं बढ़ाने की अपील की गई है। यूएन चीफ के प्रवक्ता ने कहा कि हम दोनों देशों से डी एस्केलेशन की अपील करते हैं। पहले भी चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिशें हुई हैं। हर बार भारत को दुनिया का साथ मिलता रहा है, जबकि चीन अपने पड़ोसियों के साथ उकसावे की नीति अपनाने और विस्तारवादी नीति पर काम करता रहता है। लेकिन नए भारत के सामने उसकी एक नहीं चलती। गलवान में भी चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। पीएम मोदी ने कई सार्वजनिक मौकों पर इस बात को कहा है कि शांति की पहली शर्त शक्ति होती है। भारत जितना शक्तिशाली बनेगा, पूरे इलाके में उतनी ही शांति रहेगी। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है। इसी के साथ सीमावर्ती इलाकों में भारत ने इंफ्रा विकास पर जोर दिया है। चीन के साथ लगती सीमा चाहे लद्दाख में हो या उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश में, भारत ने सड़कों के जाल को बीते दिनों में मजबूत किया है। बेंगलुरु में G20 फाइनेंस ट्रैक की बैठक के तीसरे दिन आज भी G20 से जुड़े मेहमानों को देश के टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आज G20 डेलीगेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के दौरे पर होगा, जहां पर भारत के चुनिंदा स्टार्टअप्स अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। कल अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, कराधान प्रणाली, वैश्विक स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर विस्तार पर चर्चा हुई तो महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों पर भी समाधान खोजने पर मंथन हुआ। बेंगलुरु में G20 की पहली फाइनेंस ट्रैक की बैठक के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और कराधान प्रणाली पर प्रमुखता से चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय कराधान, वैश्विक स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन के मुख्य सत्र के अलावा अधिकारियों ने बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार और हरित प्रौद्योगिकी के वित्त पोषण की आवश्यकता पर भी चर्चा की। बैठक में कुल लगभग 184 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें G20 के साथ साथ 13 आमंत्रित सदस्य और 17 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। इंटरनेशनल टैक्सेशन पे बात हुई, मुख्य तौर पे जहां पर एक देश में एक देश की कंपनी
आईटी सेक्टर के दौर पर वो दूसरे देश में क्रॉस बॉर्डर जो है वहां पर वो सर्विसेज उपलब्ध कराती है, तो उसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेशन, उसके लाभ के ऊपर टैक्सेशन किस तरह से लगे और किस तरह से बांटा जाए। साथ ही साथ इस बात पे भी चर्चा हुई और कि जो अभी महामारी अभी तक हमारे साथ थी और उसके हम अंतिम चरणों में हैं, कुछ देशों में अभी भी उसकी समस्याएं चल रही हैं, पेंडेमिक के कोविड के बारे में, तो आगे इस तरह की समस्या ना आए उसके लिए क्या तैयारी करनी है। बैठक में विश्व को प्रभावित करने वाले महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में आगे की प्राथमिकताओं पर भी सहमति बनी। सबसे ज्यादा समस्या है महंगाई की और इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में सब लोग बढ़ा रहे हैं, उसका क्या परिणाम पड़ रहा है। जो खाद्य पदार्थ हैं और साथ ही साथ ईंधन के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, इसका क्या परिणाम है आर्थिक व्यवस्थाओं पर, लोगों पर, इसके बारे में चर्चा करना। और इसी के साथ साथ किस तरह से एक नीतियों का परस्पर विभिन्न देशों की जो नीतियां हैं उसके बारे में कोऑर्डिनेशन करके इसका प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है, जो विपरीत प्रभाव है उसे कैसे कम किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई और इसकी प्राथमिकताओं पर एक सहमति बनी। ये भारत के लिए वित्तीय समावेशन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, डिजिटल भुगतान और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं की सफलता की गाथा को दुनिया के सामने पेश करने का बेहतरीन अवसर है। Digital public infrastructure in terms of identity, in terms of a fast retail payment system, a very efficient retail system, and the data architecture, which has worked well for us. Some other countries have also done so, and if we were to say that we adopted a biometric-based Aadhaar, but also came out with an open source, which was curated in IIITB here in Bangalore, the MOSHIP, and several countries have adopted that. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट, जलवायु वित्त और क्रिप्टो विनिमय के लिए कुछ समाधान पेश कर सकता है। थोक महंगाई दर नवंबर में बीते 21 महीने के निचले स्तर पर दर्ज की गई है। यह घटकर 5.85% पर आ गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक WPI नवंबर महीने में 8.39% से घटकर 5.85% पर आ गई है। इससे पहले खुदरा महंगाई दर भी 11 महीने के निचले स्तर पर 5.88% दर्ज की गई थी, जबकि अक्टूबर 2022 में इसे 6.77% पर दर्ज किया गया था। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में चर्चा के दौरान थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर की कमी को राहत देने वाली खबर करार दिया। WPI इन्फ्लेशन कम्स टू 21 मंथ्स में सबसे लोएस्ट में आया है। 5.85% year on year November 22. WPI inflation was 8.39% in October, whereas in November it's 5.85%. Food inflation, sir. Food inflation is at 2.17% versus 6.48 month on month. Prime Minister Modi and his group of ministers and officers are constantly watching and taking periodic intervention measures. As a result, you find the results coming here. समाचारों में वक्त है छोटे से विराम का। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वाराणसी में कल शाम केंद्रीय वाणिज्य वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि काशी और तमिल का बहुत पुराना संबंध है और यह धार्मिक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से काफी मजबूत है। इन संबंधों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम का आयोजन काशी में करके और मजबूत और ताजा कर दिया है। उन्होंने कहा कि काशी में लोग शिव का दर्शन करने आते हैं और यहां से गंगा जल ले जाकर रामेश्वरम में चढ़ाते हैं।
तभी उनकी यात्रा पूरी होती है। इसी के साथ साथ जहां बनारस की बनारसी साड़ियां प्रसिद्ध हैं, तो तमिलनाडु में सेलम के वस्त्र और कांजीवरम की साड़ियां काफी प्रसिद्ध हैं। अब ये बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, पूरा निर्यात जो होता है उसके फेडरेशन के चीफ है। कहते हैं हमारा, हम तो दंग रह गए जब आज सुबह हमने देखा कि भदोही के कारपेट में कितनी संभावना है, काशी के टेक्सटाइल में कितनी संभावना है। तो संभावनाओं से जब परिचित होंगे तमिलनाडु के लोग यूपी के और काशी की संभावना और यहाँ के लोग तमिलनाडु की, तो उससे स्वाभाविक रूप से पूरे क्षेत्र को वृद्धि भी मिलेगी, बल मिलेगा, ताकत मिलेगी और उन्नति होगी। तमिलनाडु काशी का एक बहुत बड़ा संपर्क है। ये कल्चरल रिलेशन है, ये आज नहीं, ये 5000 ईयर का पहले से ये संबंध है। ये आप देख लिए, ये व्यापार के लिए हमारा कांजीवरम शहरी है, इधर बनारस शहरी है, एक बहुत बड़ा लिंक है, ये एक अच्छा से लिंक भी है। इसलिए आज हम तमिलनाडु से तिरुपुर, कोयम्बतूर, करूर एंड ईरोड से बहुत और टेक्सटाइल का इंडस्ट्री लोग आज इधर आया तमिल संगम में पार्टिसिपेट करने। काशी तमिल संगमम के अंतर्गत वाराणसी में 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वाराणसी के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हस्तशिल्पी और बुनकरों ने अपने अनुभव और विचार रखे। कार्यक्रम का उद्घाटन सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार रचना शाह ने किया। बुनकरों और शिल्पकारों ने काशी तमिल संगमम के इस प्रदर्शनी के लाभ भी बताए। इससे पहले मैंने कभी ऐसा न देखा न सुना कि इस तरह से हस्तशिल्पियों का उत्साहवर्धन कभी नहीं हुआ था। ये 2014 के बाद हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ, सभी को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ये तो सरकार की एक अच्छी पहल है कि नॉर्थ और साउथ को जोड़ने का, और उसमें हम कारीगरों को, मतलब मैं सिर्फ बुनकरों की बात नहीं करूंगा, तमाम कारीगरों को एक दूसरे से जब मिलेंगे तो हम उनकी चीज़ें सीखेंगे और वो हमारी चीज़ें, तो एक नई चीज़ बनकर के सामने आएगी। इसके लिए हम सरकार के शुक्रगुजार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही सफल प्रयास है, और मैं बताऊं आपको कि हमारी साड़ियां तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जाती है। हमारा सबसे बड़ा वो राज्य, ऐसा राज्य है जो कि वाराणसी की साड़ी बनी हुई तमिलनाडु में करीब 60% सिर्फ तमिलनाडु खपाता है। तो ये बहुत बड़ा पहल है, और मैं उनका स्वागत करता हूं कि ऐसा दृश्य हमारे काशी में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है। इससे एक तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे और हमारे व्यापार भी इससे बहुत अच्छे मजबूत होगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर में चल रहे काशी तमिल संगमम में आयोजित हो रहे खेल महोत्सव के अंतर्गत कल उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच खो-खो मैच का आयोजन किया गया। इस मैच में उत्तर प्रदेश की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु की महिला और पुरुष टीम को शिकस्त दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने दोनों टीमों का उत्साह बढ़ाया। खेल के बाद विजेता टीम यूपी के खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह के खेलों से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में और निखार आता है। इसके साथ ही उन्होंने काशी तमिल संगमम मैत्री मैच का आयोजन करा रहे आयोजकों का भी धन्यवाद दिया। यहाँ पे जो तमिल का संगम चल रहा है, इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की टीम से खेल रहे हैं, और यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। अभी हमारा तमिलनाडु से मैच हुआ तो काफ़ी अच्छी टीम थी और काफ़ी टफ मैच था। लास्ट हम थोड़ा 5 मिनट पहले जीत गए, लेकिन उनसे काफ़ी अच्छे मैच हुआ। और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के खो खो जो हो रहे हैं इस समय जो हम लोगों को सुविधा मिल रही है बहुत अच्छी मिल रही है एक हिसाब से। सर हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे खेल कर, ऐसे टूर्नामेंट मिलते रहे तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे, अनुभव हम लोग को भी मिलेगा और ये हम लोग का प्रेस्टीज जो है रुकेगा नहीं। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज 15 दिसंबर से नए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की शुरुआत हो रही है, जिसकी लागत 7.5 करोड़ रुपए है। इससे कम दृश्यता पर भी विमान की लैंडिंग की जा सकेगी। हेमा जी, ये नई क्या व्यवस्था देने जा रही हैं यात्रियों को? आज 15 दिसंबर से इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो हमारे रिप्लेस्ड होके नया लग गया, नॉर्मेक का मेक है, वो लग गया है और प्रचालन में आ गया डीजीसीए की अनुमति के साथ।
इससे सुविधा ये मिलेगी, जो आपने देखा होगा कोहरा में अभी तक हमको 1.5 किलोमीटर की जब दृश्यता मिलती थी तो जहाज लैंड कर रही थी और हमको कठिनाई आ रही थी, डाइवर्शन हो रहा था। इससे दृश्यता जो है आपको बहुत कम में, 1 किलोमीटर से कम में दृश्यता से 800 मीटर में 700 आई थिंक 800 मीटर तक का दृश्यता में हवाई जहाज लैंड कर पाएगी। तो डाइवर्शन कम होगा और हवाई यातायात में सुविधा बढ़ेगी, साथ में सेफ्टी भी बढ़ेगी। ये बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है कि दृश्यता कम होने के बावजूद भी जो विमान हैं उनको लैंड कराया जा सकेगा, सुरक्षित रहेंगे यात्री, और इस तरह से उन्नत हो रहा है वाराणसी का एयरपोर्ट आर्यमा सान्याल के नेतृत्व में। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, वाराणसी। अमरोहा जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुस्लिमों का रुझान बढ़ रहा है। ऐसे में बड़ी तादाद में मुस्लिम भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे ही एक मुस्लिम युवक कमरानुद्दीन सिद्दीकी ने भाजपा की मुस्लिम हितैषी नीतियों के कारण भाजपा ज्वाइन करने का मन बनाया है। इतना ही नहीं, इस मुस्लिम युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर भाजपा ज्वाइन करने की बात कही है। कामरान का कहना है कि भाजपा के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों ने मुस्लिमों को ठगने का काम किया है। भाजपा ने बिना किसी भेदभाव के मुस्लिमों की भलाई के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। मैंने अपने खून से एक लेटर लिखा है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए जो कार्य किए हैं वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किए हैं, और मैं ये चाहूँगा कि मुझको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने के लिए मेरा सौभाग्य होगा कि मोदी जी या योगी जी मुझको ज्वाइन कराएं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 72वीं पुण्यतिथि है। 15 दिसंबर 1950 को आज ही के दिन सरदार पटेल ने मुंबई में अंतिम सांस ली थी। सरदार पटेल को आज़ादी के बाद देश की एकता और अखंडता का सूत्रधार भी माना जाता है। सरदार पटेल ने 565 रियासतों का विलय कर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। देश के उप प्रधानमंत्री होने के साथ साथ सरदार पटेल ने गृह और सूचना मंत्रालय का भी कामकाज संभाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट किया, भारत के एकीकरण में उनके अविस्मरणीय योगदान को याद करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर आज लखनऊ स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए सरदार पटेल और उनके योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। उन्होंने दर्जनों रियासतों को राष्ट्रीय भाव के एकात्म सूत्र में पिरोकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना का महान कार्य किया था। आज ही के दिन 1950 में उन्होंने अपने आप को इस धराधाम से विदा करके भावी पीढ़ी के लिए एक महान आदर्श इस देश के सामने रखा था। हम सब जानते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आजादी के बाद संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और स्वतंत्र भारत का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में भी जिस महापुरुष को लोग बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं वह नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। मिर्जापुर जिले में किसान परंपरागत खेती से हटकर पूरी तरीके से आधुनिक और नई खेती पर जोर दे रहे हैं, जिससे किसान अब लाखों रुपए का मुनाफा भी कमा रहे हैं।
मिर्जापुर जनपद के सीठी विकासखंड के नुआव और मणियान के राजगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। जनपद में 15 किसान बड़े स्तर पर ड्रैगन फ्रूट की पैदावार कर रहे हैं, जिससे वाराणसी, लखनऊ और कानपुर सहित अन्य प्रदेशों में ड्रैगन फ्रूट की आपूर्ति की जा रही है। जिले में 3200 पौधे वियतनाम से लाए गए थे। ड्रैगन फ्रूट की खेती थाईलैंड में सबसे ज्यादा की जाती है। उद्यान विभाग की तरफ से ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि जिले में 85 एकड़ जमीन में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। प्रति एकड़ 5 से 6 लाख रुपए का खर्च आता है, जहां तीसरे साल 5 से 6 लाख का शुद्ध मुनाफा भी होता है। देखिए, इसको राज्यपाल महोदया ने हमारे क्षेत्र को ड्रैगन हब के रूप में घोषित किया था और उसी को चरितार्थ करते हुए ड्रैगन फ्रूट की पहली नर्सरी हमारे जनपद में आई थी। इस वक्त हमारे जनपद में 85 एकड़ लगभग खेती ड्रैगन फ्रूट की हो रही है, जो कि प्रदेश में किसी भी जनपद के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। जिस खेत में मैं गई थी वो रामजी दुबे का खेत था और नुआव गाँव में था, सिटी ब्लॉक में, और बहुत अच्छा उनका कार्य था। किसान वे स्वयं बहुत प्रसन्न हैं इस खेती से। उनका 1 हेक्टेयर में फैला हुआ खेत है, जिसमें 1100 पिलर ड्रैगन फ्रूट के लगे हुए हैं। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि इसकी जो लगभग लागत आती है, इसको सेटअप करने में 5-6 लाख रुपए प्रति एकड़ की लागत आती है, परंतु तीसरे साल से शुद्ध मुनाफा प्रति एकड़ भी 5-6 लाख का होता है। 1.5 साल जरूर आपका फसल का जो फल आने में लगता है, परंतु थोड़ा यदि हम पूरे क्षेत्रफल में नहीं कर सकते तो उनका भी यही सुझाव था रामजी दुबे जी का कि कुछ क्षेत्रफल में अवश्य इस तरह की कोई भी खेती आप ड्रैगन फ्रूट या और अन्य इस तरह की जो कैश क्रॉप्स हैं उसको करेंगे तो ये भी बहुत प्रसन्न है और मुझे पूरी उम्मीद है कि किसानों की आय दुगनी की बजाय और भी अधिक हम लोग कर सकते हैं। इनमें किसानों को थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है। हम भी इस तरह की विजिट्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे, हम लोग प्रशिक्षण भी करवाएंगे, जिससे किसानों को इस तरह की नई चीज़ों के बारे में पता चल सके और उनकी आय जो है बहुत अच्छे से बढ़ सके। ड्रैगन फ्रूट की खेती में लगभग 5 लाख रुपया हमारा लागत आ चुका है। 1 एकड़ से कुछ ज़्यादा है, 450 पिलर लगाए हैं, उसमें 5 लाख के ऊपर लागत आ चुकी है। हाँ, बिक्री इस साल पूरे सीजन में हुआ है, लगभग 300 रुपया किलो हमारा पूरा निकल गया। इधर तो डेंगू यहाँ शहर में फैल गया, तब तक 400 रुपये में डिमांड हो गई, लेकिन अब उसका सीजन ऑफ हो गया, नहीं तो 400 रुपये में हम दे नहीं पाए, इतनी अधिक डिमांड हो गई। 300 रुपये में वैसे हम पूरे सीजन भर अपना बेचे हैं इसको, 300 रुपये प्रति किलो। जनपद अलीगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत भूमि संरक्षण इकाई द्वारा 8 परियोजनाओं में 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में समतलीकरण एवं मेड़बंदी जल निकासी का कार्य कराया जा रहा है, जिससे 1058 लघु एवं सीमांत किसानों को लाभ मिला है। किसानों का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा 100% अनुदान दिया गया है, जिससे खेतों में वर्षा जल संरक्षित किया गया है, जिससे भूमि की सिंचन क्षमता बढ़ी है और पैदावार की लागत में कमी आई है, साथ ही उपज भी बढ़ी है। मेरे खेत ऊंचे नीचे सरकार ने सही करवा दें, अब मेरी फसल सही है रही है, सरकार को धन्यवाद। मेरे खेत ऊंचे नीचे थे, अब वो ठीक करा दी गए, समतल करा दी गए है, और समृद्धि किसान योजना फ्री वाली, इसके बाद मेड़ डाल दी गई है। 1 साल हो गया, सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मेरे खेतों की मेड़बंदी बढ़िया समय पे हुई और खेतों को बढ़िया इकसार कर दिया गया, अब खेतों में फसल बहुत बढ़िया हो रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना संचालित की जा रही है, जो कि रिच टू वैली सिद्धांत के आधार पर जो हमारी भूमि है उसका चयन किया जाता है। इस समय जो है 1058 किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो वर्षा जल संचयन है, जो कि एक लोगो जिसे हम कहते हैं ना कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में संरक्षित किया जा सके, उसके आधार पर ये काम किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत हम 3 तरह के कार्य कराते हैं, जिसमें आपका कंटूर बंड्स होता है, मार्जिन बंड्स होता है और हम समतलीकरण का काम कराते हैं। मुरादाबाद में गरीबों के अपने घर का सपना साकार करने के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण लगातार प्रयास कर रहा है। विकास प्राधिकरण के द्वारा तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे हर किसी को अपना पक्का घर मिल सके।
इस दिशा में 200 रुपए प्रतिदिन की EMI पर दुर्बल अल्प आय वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने कम पैसों की किस्त में उनका अपना घर हो सकेगा। यह सब प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार के विकास के द्वारा ही संभव हो रहा है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार का कहना है कि प्राधिकरण के पास 1000 से अधिक रिक्त आवास है, जिनकी कीमत 4 से 5 लाख रुपए है। ऐसे में वास्तविक लाभार्थियों को आवास मिल सके, इसके लिए EMI पर आवास मुहैया कराए जा रहे हैं। ₹200 जमा करके घर मिल पाएगा, हम बहुत खुश हैं। MDO ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली गरीबों के लिए। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी हम लोगों ने करीब 1800 आवासों का निर्माण किया और सबका आवंटन किया जा चुका है। वर्तमान में भी जो है हमारे पास करीब 1000 आवासों की इन्वेंट्री अवेलेबल है। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि संभवतः जानकारी के अभाव में काफी लोग उन आवासों का क्रय नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम ऐसे संभावित क्षेत्रों में जाकर के जहाँ पर इस आय वर्ग के लोग ज्यादा संख्या में निवास करते हैं, तो उनके डोर पर जाकर के उनको हम अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे और उनको जो है उनका जो एक अफोर्डेबल हाउस का एक सपना है उसको साकार करने में हमें इससे मदद। बात फीफा विश्व कप की, जिसके दूसरे सेमीफाइनल में गत विजेता फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही फ्रांस ने लगातार दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह बनाई। बुधवार की देर रात खेले गए इस मुकाबले में फ्रांस की टीम मोरक्को पर शुरू से ही हावी रही। फ्रांस की ओर से थियो फर्नांडीज ने पहला गोल करते हुए टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई। फ्रांस को दूसरी सफलता दूसरे हाफ में मिली, जब रेंडल कालो मुआनी ने मोरक्को के खेमे में जाकर गोल दागकर स्कोर को 2-0 पर ला दिया। इस दौरान मोरक्को की टीम ने बराबरी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसे सफलता हाथ नहीं लगी। फ्रांस अब विश्व कप में फाइनल में अर्जेंटीना से भिड़ेगा। वहीं हार के बाद अब मोरक्को की टीम तीसरे स्थान के लिए शनिवार को क्रोएशिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्वांग में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना की झड़प के बाद भारत को मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत ने अमेरिका के कदम की सराहना की। UN ने किसी भी प्रकार के विवाद को न बढ़ने देने की सलाह दी। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी में 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का किया जा रहा है आयोजन। कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हस्तशिल्पी और बुनकरों ने रखे अपने अनुभव और विचार। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि आज। सरदार पटेल ने किया था देश का एकीकरण। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर भारत के एकीकरण में उनके अविस्मरणीय योगदान को किया याद। और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर फ्रांस पहुंचा फाइनल में। रविवार को होगा फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच फाइनल मुकाबला। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।